हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को पढ़ेंगे। क्लास 12th में आपको दो बुक पढ़ना है। पहला आपका विश्व राजनीति के बारे में और दूसरे बुक में आपको स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को शुरू करेंगे और इसमें हम लोग जो भी आपके लिए अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड जो भी प्रश्न एनसीईआरटी का है उन सभी प्रश्नों को भी कराया जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए, अच्छे से पूरा समझने का प्रयास कीजिए। इस अध्याय में जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस अध्याय में आपको आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे, इसके बारे में पढ़ना है। और सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आजाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन चुनौतियों से जिक्र से करेंगे इस चैप्टर में कि भारत जब आजाद हुआ तो क्या कौन कौन सी चुनौतियां थी भारत के समक्ष, उन सभी चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसके बारे में पढ़ना है कि जैसे अपने देश को आजादी मिली थी तो अपने देश को आजादी जैसे मिली तो अपने देश का बंटवारे के साथ आजादी मिली थी। तो आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था। तो इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और आजादी से पहले अपने यहाँ क्या था, देसी रियासतें चलती थी। तो रियासतों का किस तरह से भारत संघ में शामिल किया गया, इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। और जो चैप्टर सेकंड है, थर्ड है, वो भी आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जब आप चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर सेकंड और थर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये तीन चैप्टर जो है इस बुक का वो लिंक चैप्टर है। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चलिए हम लोग एनसीईआरटी बुक पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा बुक। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो चैप्टर है, तो नए राष्ट्र की चुनौतियां, आपको पता है अपना जो देश है वो करीब 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा। और 200 साल बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में। 1947 की अगर हम लोग बात करें तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को अपना हिंदुस्तान जो हुआ था वो आज़ाद हुआ था। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ने रात संविधान सभा को एक विशेष सत्र से संबोधित किया था। और उनका जो उस दिन का भाषण था, याद रखिएगा, 1947 की रात्रि का जो मध्य रात्रि का उनका भाषण था उसको एक नाम दिया गया और उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसका मतलब होता है चिर प्रतीक्षित भेंट। मतलब कि बहुत लंबे समय से इंतजार के बाद कुछ आपको भेंट मिला है, उसको यहाँ पर उन्होंने भाषण के रूप में दर्शाया था। और ये भाषण आप अगर गूगल करोगे तो गूगल पे आपको इनका पूरा का पूरा भाषण पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से केवल यही प्रश्न पूछा जाता है कि 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को जो भाषण दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा, उसका क्या नाम दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ गुलामी, हमारा देश गुलाम था, तो आजादी का वर्षों से लोगों को इंतजार था। तो हिंदुस्तान की जो भी जनता थी वो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि अपने इतिहास, मतलब हम लोगों ने क्लास 12th के इतिहास जब आप चैप्टर पढ़ते हो, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से हमारे यहाँ महान महान पुरुष हुए जिन्होंने हमें देश की आज़ादी में बहुत सारे उनका योगदान रहा। तो उन लोगों के सार्थक कर्मों के कारण अपना देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के साथ साथ, ठीक है, हमारे यहाँ दो बातों पे सहमति हुई थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद जो देश होगा अपना, वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। देखिए, मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप इसको अपने से भी अच्छे से देख सकें। तो आज़ादी के पहले हमारे यहाँ भारत में दो बातों पे सहमति बनी थी। पहली बात क्या थी? तो पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक होगा। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, मतलब सभी को आर्थिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, तो ये सब उनको, आर्थिक न्याय, ये सारी चीजें उनको दी जाएगी, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है। तो दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात क्या थी? तो पहली बात को आप ध्यान में रखोगे। पहली बात थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरी यह कि सरकार जो है वो सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार जो है वो सबके भले के लिए। तो पहली बात और दूसरी बात दोनों आप अच्छे से ध्यान में रखोगे कि आज़ादी के पहले हमारे यहाँ दो बातों पे निश्चय किया गया था। पहली बात यह थी कि हमारे यहाँ जो देश है उसकी जो सरकार है आज़ादी के बाद किस तरह से चलाई जाएगी, तो लोकतांत्रिक सरकार चलेगी। और दूसरी है कि सभी के, सबके भले के लिए, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, सबके भले के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। और गरीब और कमजोर वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। तो इन दो बातों पे विशेष चर्चा हुई थी। ठीक है, तो अब अपना देश आजाद हो रहा था। आजाद होने के बाद
अब मैं आपको बतलाता हूं, जैसे ही जब अपना देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि अपने देश की आज़ादी जो हुई थी वो 2 मुल्कों में हो गया। 1947 को एक देश आज़ाद नहीं हुआ था, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि 2 देश आज़ाद हुए थे। कौन कौन? तो भारत और पाकिस्तान, 2 देशों का आज़ाद था, उसकी बंटवारा हुआ, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो कहा जाता है कि आज़ाद हिंदुस्तान का जो जन्म था वो कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 के जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क ऐसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में वैसा स्थिति अभी तक किसी भी देश के साथ नहीं आया था जैसा भारत के साथ स्थिति था। सन 1947 का साल जो था अभूतपूर्व रहा, हिंसा और विस्थापन, त्रासदी का साल था। त्रासदी का साल कहने से मतलब है, आपने एक मूवी देखा होगा गदर फिल्म, गदर फिल्म में जैसे सीन दिखाया जाता है बस उसी को आपको इसमें पढ़ना है। जिस तरह से उसमें विस्थापन के बारे में आपको दिखलाया गया था, आपने उस फिल्म को देखा होगा, एकदम सेम टू सेम इसी बात को उसमें प्रदर्शित किया गया उस फिल्म में। तो अगर आपने उस फिल्म को देखा तब तो ये चैप्टर आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सन 1947 का जो साल था वो अभूतपूर्व था, हिंसा और विस्थापन का, त्रासदी का साल था। त्रासदी मतलब समझते हैं, मतलब लोगों में त्रासदी होना, मतलब व्यवस्था का सही से न चलना, त्राहिमाम होना। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो हमारा देश भारत आजाद हुआ था तो कुछ चुनौतियां बनी थी। ये जो आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हो, देखिए ये फिगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे हैं। ये 15 अगस्त 1947 का है, लाल किले पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देखिए यहाँ पे भाषण दे रहे हैं लाल किले पर, तो इसे भी आपको देखना होगा। फिगर को आप समझिएगा, ये उस टाइम का पिक है 1947 का। और भी बहुत सारी यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था उसी दिन अखबार में, जब अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्यरात्रि को। मध्यरात्रि मतलब समझते हैं ना, 14 अगस्त के दिन हुआ तो आखिरकार 14 अगस्त की रात्रि में अपना देश आजाद हुआ था, यानी कि उसको 12 बजे के बाद 15 अगस्त ही लिया जाएगा, तो 12 बजे के बाद तो दिन बदल जाता है। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति में आपको ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था कि एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में क्या हुआ, 200 साल पुराना जो ब्रिटिश रूल था उसकी समाप्ति हो गई, एंडिंग हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई। तो ये 19 जुलाई 1947 की ये जो है वो तस्वीर है हिंदुस्तान टाइम्स की। अब 3 चुनौतियां देखिए, हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के समक्ष कुछ चुनौतियां आई। ठीक है, अब आज़ाद हो रहा था तो हमारे यहाँ अपना सरकार चलाना है, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश जब जा रहे थे वो सारा अपना कानून लेकर गए, क्योंकि वो कानून को छोड़ते नहीं, वो जितने भी दस्तावेज थे वो सबको उन्होंने छोड़ दिया था, और साथ ही साथ लड़ाई लगाकर भी गए। आपको पता है कि अपना देश का जैसे ही आज़ादी हुआ, मतलब आज़ादी होने के साथ साथ ही बंटवारे का भी समय आ गया था। तो हमारे देश में जब आज़ाद अपना देश हो रहा था उस समय हमारे देश में 3 चुनौतियाँ थी। उन 3 चुनौतियों पर आप गौर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इन 3 चुनौतियों के बारे में आपके एग्जामिनेशन में भी अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से। पहली चुनौती क्या थी, तो पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। जो अपना देश है वो विविधता में, मतलब डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग थे, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म को मानने वाले लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। तो इन सभी टर्म्स पे यहाँ पर पहला जो हमारे समक्ष चुनौती आया था अपने देश में आज़ाद होने के साथ साथ, चुनौती क्या था कि विविधताओं पे ध्यान देना है, और अपना देश विविधता में भी परिपूर्ण था। तो अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे यहाँ पे, उनकी संस्कृति अलग थी, वे अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन इसको लोगों ने, हमारे यहाँ जानते हैं आप लोग, महान नेता भी हुए, महान क्रांतिकारी भी हुए, जिनकी देन है कि आज अपना देश अखंड भारत के रूप में चमक रहा है। तो ये सारे टर्म्स हैं। लोगों के समय उस समय बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। लोग के मन में ये सवाल आता था कि क्या भारत एक रह पाएगा, ऐसा करने के लिए मतलब भारत एक राष्ट्रीय एकता पर अपने जो बात होती है उस पर जोर दे पाएगा, क्या भारत जो है वो अपने और भी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा लोगों में डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के आपके वहाँ पे क्या हुए थे, चुनौतियां हमारे समक्ष हुई थी, जिसमें 3 चुनौतियों के बारे में आपको इस चैप्टर में मुख्य पढ़ना है। तो पहला चुनौती आपको समझ में आया। दूसरी चुनौती क्या थी, दूसरी चुनौती थी हमारे यहाँ लोकतंत्र को कायम रखने की, क्योंकि आपको पता है आजादी से पहले ही इस बात पे चर्चा बन गया था कि गरीब वर्ग के लोगों को और हमारे यहाँ लोकतंत्र की सरकार रहेगी। लोकतंत्र मतलब लोगों के लिए
सभी का आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समान अधिकार, तो इन सभी बातों पे पहले ही चर्चा हो चुका था। तो ये भी चुनौती आ गया था कि आखिरकार इसे लागू किया जाए तो कैसे किया जाए, चलाया जाए तो कैसे चलाया जाए। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। देखिए, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, किसी को चुनना है, इलेक्ट करना है। जनता क्या है, चुनेगी, इलेक्ट करेगी। तो भारत में दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। पहली चुनौती थी कि जो हमारे यहाँ विविधता है, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनको एक साथ कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, ये चुनौती थी। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तीसरी चुनौती हमारे समक्ष यह थी, तीसरी चुनौती क्या थी हमारे समक्ष कि ऐसे विकास की थी जिसमें समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एकबों का। जैसे पहले ही कहा गया था कि गरीब वर्गों पे खास ख्याल दिया जाएगा, तो ऐसा समाज, मतलब ऐसे समाज की विकास का मतलब उद्देश्य था कि जिसमें वरन एक लोग का नहीं भला हो बल्कि पूरे समाज का भलाई हो, ऐसे समाज की थी। तो तीसरी चुनौती क्या थी, पढ़िए इसको। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। देखिए, आप अभी आगे पढ़ेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था अल्पसंख्यकों के बारे में और किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाषण दिया था अल्पसंख्यकों के बारे में। तो इन टर्म्स पे आप यहाँ पे इसको फोकस करना है, आप देखिएगा। तो आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया होगा ये तो आप समझते ही हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है ये दर्शाया जा रहा है, लड़की सोच रही है कि काश वैसा एक मशीन टाइम रहता जिससे कि मैं 1947 की साल को देख पाती, मैं उस समय वहां पे पीछे लौटकर 15 अगस्त के लोगों में खुशी का माहौल था, उस जश्न को मैं मना पाती। लेकिन पता नहीं, जश्न तो मनाती ही, साथ साथ मातम का भी दिन था। आजादी तो हमें मिली लेकिन खुशी के साथ साथ दुख का भी दिन था उस दिन। आजादी के साथ साथ गम का भी दिन था, लोग खुशी मना रहे थे, साथ साथ गम का भी दिन था। देखिए 3 तरह की डाक टिकटें बनाई गई थी उस टाइम। देखिए ये जो है 14 आना वाला है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 आना और ये 2 आना। तो यहाँ पर ये बात की गई है 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था इन टिकटों को, डाक टिकटों को। तो डाक टिकटों को जरा देख लीजिए। कुछ यहाँ पर ये सब जो है ये पेपर है, इसमें छपा है ट्रिब्यूट के बारे में कैसे क्या हुआ। और ये जो यहाँ पर एक फैज़ अहमद साहब के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ऐसे मैं इन सभी टर्म्स को एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। फैज़ अहमद फैज़, जिनका जन्म 1911 में, मर गए 1984 में। सियालकोट में जन्म, विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। वामपंथी कहने का मतलब हुआ कि ये समाज का भलाई, जाति को एक मतलब भिन्न देखने की ना। वामपंथी का मतलब समझते ही है ना आप, इन सभी टर्म से भली बात ही परिचित है। वामपंथी कहने का मतलब होता है कि जात पात की भेदभाव को मिटाना, उनको दूर करने का प्रयास करना। तो वामपंथी ये थे और इनका पाकिस्तान से शुरू से ही क्या रहा, टकराव बना रहा है। तो इनका फैज़ अहमद फैज़ इनका नाम है। अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में क्या बतलाया। हमें बहुसंख्य और अल्पसंख्य समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्य, ये देख रहे हैं आप, यही जिन्ना है, यही मोहम्मद अली जिन्ना है। बहुसंख्य और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में बटे हुए हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म की, आपकी जाति के विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान के बारे में ये अपना जो है वो विचार प्रकट करते हैं। 11 अगस्त को ये भाषण देते हैं 1947 को कराची में, पाकिस्तान में संविधान। और पहले तो टीवी भी था नहीं, तो देखिए 11 अगस्त को ऐसा भाषण दिया गया। अपना देश आजाद कब हो रहा था, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है, बीच रात्रि को। तो उस टाइम तक बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता था कि अपना जो देश है वो आजादी के बाद 2 मुल्कों में बंटने वाला है, भारत और पाकिस्तान में। उतना तो टेलीविजन का था नहीं, उतना लोगों को पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग इस बात से भी अभी अनजान थे कि वो आजादी के बाद किस मुल्क में चले जाएंगे, भारत में रहेंगे या वो पाकिस्तान में रहेंगे, उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था।
और ये देखिए ये जो पिक है द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का देखिए बोला गया बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम, माने कि भारत का जन्म हो गया है। और अमृता प्रीतम से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, इनकी जीवनियों पे थोड़े से सवाल पूछे जाते हैं। तो अमृता प्रीतम के बारे में जान लीजिए। अमृता प्रीतम ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री और कथाकार, साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और विभाजन के बाद दिल्ली में निवास स्थान, जीवन के अंतिम समय तक पंजाब की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया। तो प्रश्न यही केवल पूछेगा कि अमृता प्रीतम ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो नागमणि, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, यहाँ के मुसलमानों के बारे में क्या भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए अब आजादी हो गया भाई, अपने यहाँ का देखिए भाषण कैसा है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती है। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे, वहां के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितनी भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो एक नासुर बन जाएगा जो पूरी राष्ट्र व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर देगा। ये जवाहरलाल नेहरू 15 अक्टूबर 1947 को, यानी देश आज़ादी के बाद का इनका भाषण है। यानी कि ये चाहते थे, इनका कहना था कि अब कहीं का हो भाई, पाकिस्तान का हो चाहे मुस्लिम हो, तो उनको भी हम लोग को क्या करना है, पनाह देना है, उनको रखना है। उनके लिए भी जो नियम हमारे लिए होगा वही नियम उनके लिए भी लगाना होगा, तभी जाकर हम लोग लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। अब देखिए अब आ गई अपने देश की बात, विभाजन और विस्थापन की बात। ये बहुत ही त्राहिमाम वाली घटना थी। तो इस त्राहिमाम वाली घटना को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है। 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। पता है, मैंने बतलाया भी आपको। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया था। हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां भी थी, उन चुनौतियों पर भी हम लोगों ने गौर किया और समझा उन चुनौतियों को कि क्या 3 चुनौतियां थी, प्रमुख 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने कुछ और भी टर्म्स को देखा। तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया था, मतलब 2 मुल्क बन गए आपके, एक भारत और एक पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के बारे में आपको बताया। देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था ये इसके लिए नहीं हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करें। मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपकी हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसकी स्थापना हुई थी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए, ना कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग तो मुस्लिम लीग ने किया ही, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो चुकी थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। हालांकि इस सिद्धांत से भारत के बहुत सारे लोग नाखुश भी थे। तो मुस्लिम लीग ने मांग किया था, इस सिद्धांत के अनुसार क्या मांग था, तो मांग था कि जो भारत है वो आजादी के बाद एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र बनेगा, हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुसलमान के लिए पाकिस्तान, ऐसा बात किया गया था। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? भारत के ऐसे भी कुछ मुसलमान थे जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और भारत के कुछ ऐसे भी, मतलब उधर उस तरफ के भी जो जिसको पाकिस्तान किया जा रहा था जिस क्षेत्र को, उधर भी ऐसे कुछ हिंदू थे जो कि हिंदुस्तान में मतलब अपने ही जगह पे रहना चाहते थे। तो अभी समझिएगा उसको अच्छे से। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई थी, ठीक है। अब हुआ क्या, विभाजन की प्रक्रिया। तो विभाजन की प्रक्रिया में धर्म को एक आधार बनाया गया। विभाजन करने का एक सबसे बड़ा जो अच्छा जो जरिया बनाया गया वो धर्म को बनाया गया कि धर्म के आधार पर हम लोग विभाजन कर देंगे। जिधर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं उसको पाकिस्तान बना देंगे और जिधर सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं उधर आपको हिंदुस्तान बना देंगे। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र, कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे बहुसंख्य मुसलमान थे और बहुसंख्य हिंदू थे, मतलब मिक्स लोग भी रहते थे। जैसे अपना पटना हो गया या मान लीजिए बिहार हो गया, तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा। और बांटना चाहेंगे हम लोग हिंदू और मुसलमान के क्षेत्र में तो बटेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग साथ में भी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे केवल मुसलमान लोग निवास करते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ केवल हिंदू हैं। तो बांटना जो धर्म के आधार पर था वो बहुत ही मतलब समझिए एक तरह से कठिन हो गया, जटिल हो गया। तो विभाजन की प्रक्रिया में क्या किया गया, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा और 2 देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। और यह तय किया गया था कि धार्मिक बहुसंख्य को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्य थे उसे पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और जिन इलाकों में हिंदू मतलब बचे हुए जो भाग बच गया उसको हिंदुस्तान का नाम दिया जाएगा, यानी कि उसे भारत कहा जाएगा, ठीक है। तो यह बात थोड़ी सी आसान हम लोग को तो देखने में लग रहा है, लेकिन सोचिए ना बंटवारे करने में कितना मुश्किल होगा, क्या कुछ चुनौतियां आया। देखिए विभाजन करने के टाइम भी बहुत चुनौतियां आई जिसमें हम लोग कुछ चुनौतियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहली चुनौती यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्य हो, मतलब सब जगह मुसलमान जो
थे वो अल्पसंख्यक थे, कम संख्या में थे, तितर बितर थे। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। अब दिया जाए तो किधर का हिस्सा दिया जाए, पश्चिम का भी दिया जाए पूर्व का भी दिया जाए तो इधर छोटा छोटा देश बनेगा नहीं ना। तो ऐसा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गया। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, जिसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। मतलब जिधर मुसलमान, पश्चिम में मुसलमान ज़्यादा है तो उधर वाले को क्षेत्र दिया जाएगा, और पूरब में भी मुसलमान की संख्या है तो इधर भी ज़्यादा इनको क्षेत्र दिया जाएगा। तो दूसरी बात यह कि मुसलमान जो मुस्लिम थे वो बहुल और इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हुए, ऐसा भी नहीं था। तो बात की गई कि पाकिस्तान दो भाग होंगे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इनके बीच भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा, बीच में जो रहेगा वो भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया कि कुछ पूर्वी पाकिस्तान के ऐसे भी मुसलमान थे जो ये नहीं चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होते। देखिए दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हुए, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नहीं चाहते थे, ये कभी नहीं चाहते थे, ये पश्चिमोत्तर के थे, तो ये नहीं चाहते थे कि जो हमारा पश्चिमोत्तर भाग है वो पाकिस्तान में शामिल हो। तो ये देखिए कैसे, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना। संयोग से उनकी आवाज अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उसमें निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। मतलब कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, इलाके का बंटवारा नहीं हुआ था कि कौन सा इलाका भारत का इलाका है, कौन सा इलाका पाकिस्तान का इलाका है। तो बहुत से लोग इस बात से भी अनजान थे कि अभी वो आज़ादी के बाद भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा पूछता है, अच्छा तो अब मुझे पता चला कि जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता है वो आज वो बांग्लादेश है। हाँ जी, 1971 में बट गया ना, 1971 में इसका जन्म हुआ था। तो ये आपकी हो गई। तो राष्ट्र निर्माण में कुछ चुनौतियां हैं, इसको आपने देखा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में पहला चुनौती आपने देखा कि पहला चुनौती था हमारे यहाँ कि किस तरह से राष्ट्र थी, मतलब उसको राष्ट्र को अपना, भारत को निर्माण किया जाए। इसमें लोगों ने आधार माना, धर्म को अपना सबसे बड़ा आधार माना। धर्म में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाकों अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। अब उधर भी, अब मतलब जहां पर मुसलमान की आबादी ज्यादा है तो ऐसा थोड़ी है कि केवल वहां पे मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हिंदू भी तो हैं, अल्पसंख्यक ईसाई भी तो हैं, सिख भी तो हैं। तो अब वो लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि नहीं हम इंडिया में रहेंगे, लेकिन उनके दादा परदादा शुरू से वहीं रहे थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं, इसका नाम पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, इसका नाम भारत ही रहना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हुई थी वो आई थी। तो आपको ये टर्म्स आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये इन सभी टर्म्स को आपको समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही यह बात साफ हुआ था कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को मारपीट होने लगा था। तो हम लोग अगले क्लास में क्या होगा, आज की क्लास हम लोग की हो चुकी है अच्छी खासी, हम लोग अगले क्लास में विभाजन के क्या कुछ परिणाम हुए उस पर हम लोग फोकस करेंगे। एक बार मैं आपको आज की क्लास की क्विक रिवीजन कराता हूं, समझिएगा ध्यानपूर्वक। क्विक रिवीजन ये है कि 14 और 15 अगस्त की, मतलब 200 वर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली थी। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को अपना देश भारत जो था वो आज़ाद हो रहा था, मतलब आज़ाद होने ही वाला था। ऐसे में द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई, किसके द्वारा? तो ये जो आपके मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई, जिसमें एक राष्ट्र भारत और एक को पाकिस्तान बनाने को बोला गया। कहा गया कि इसको बांटने का आधार बनाया गया, धर्म को आधार बनाया गया। बोला गया कि जिधर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है उसको पाकिस्तान माना जाएगा और जिधर ज्यादा हिंदू आबादी है उसे क्या माना जाएगा, उसे हिंदुस्तान माना जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा, आपको पता है पूर्वी पाकिस्तान आपका क्या बन गया और पश्चिमी, देखिए लड़की यहाँ पे बतला रही है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बन गई है बांग्लादेश और केवल पश्चिमी पाकिस्तान अब आपका रह गया है। तो इन सभी टर्म्स को हमने पढ़ा, क्या कुछ चुनौतियां थी इसको पढ़ा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्लास के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए, क्लास 12 की अच्छी से तैयारी करा दी जाएगी। जो भी आपके चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को समय पे खत्म करा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन फरवरी में है। फरवरी से पहले आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ऐप पे भी क्लासेस चल रही है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।